राधा चौहान। आज मैं बात करूंगी ओमिक्रॉन वायरस के बारे में। ओमिक्रॉन है क्या? आप सभी ने अभी अभी रिसेंटली न्यूज में कोरोना वायरस के बारे में सुना होगा। कोरोना वायरस के बारे में आपको ये भी पता होगा कि धीरे धीरे ये जो है अपने म्यूटेंट स्ट्रेन जनरेट कर रहा है। तो ये वन ऑफ द म्यूटेंट स्ट्रेन है जो कि रिसेंटली मिला है अफ्रीका में, और ना सिर्फ अफ्रीका में मिला है बल्कि इंटरनेशनल ट्रैवल के थ्रू अफ्रीका से ये कई अदर देशों में भी इसके केसेस माइग्रेट हो चुके हैं। तो चलिए जानते हैं ओमिक्रॉन है क्या, इससे क्या हेल्थ रिस्क है, किसको रिस्क है, कितनी इसकी सीवियरिटी है, ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है या कम है, कैसे इसको डिटेक्ट करा जाए, कैसे इससे बचा जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे। ओमिक्रॉन इमरजेंस, सबसे पहला जो केस था 26 नवंबर 2021 को WHO ने ये वेरिएंट जो है इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया था। कब? 26 नवंबर 2021 को ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ द कंसर्न घोषित कर दिया था WHO ने। वेरिएंट ऑफ कंसर्न कौन होते हैं? वेरिएंट ऑफ कंसर्न वो होते हैं जिस वायरस के म्यूटेंट स्ट्रेन से ह्यूमन हेल्थ को खतरा हो सकता है, उनको हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहते हैं। तो कोविड वायरस के कई सारे वेरिएंट ऑफ कंसर्न हैं, उसमें से एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न हमारा ओमिक्रॉन वायरस है। ठीक है, सबसे पहला केस जो आया था वो 26 नवंबर को नहीं आया था, ये याद रखिए। पहला केस इससे काफी पहले आ चुका था साउथ अफ्रीका में। वो है पहला केस डिटेक्ट हुआ था आपका 9 नवंबर को। ठीक है, फर्स्ट केस was reported in 9th of November. Later on 27th नवंबर को ट्रेवल रिलेटेड केसेस मिले थे कई कंट्रीज में, जिसमें कि प्रमुख कंट्रीज हैं इटली, इजराइल, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, बोत्सवाना, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड, बेल्जियम एक्सेट्रा। ऑल दीज ट्रेवल रिलेटेड केसेस वर माइग्रेटेड फ्रॉम द साउथ अफ्रीका विच वॉज द origin point of this variant strain ओमिक्रॉन। ठीक है, ओमिक्रॉन के बारे में WHO ने अपनी एक टेक्निकल एडवाइजरी निकाली है जिसकी PDF गूगल पे भी अवेलेबल है। आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। वैसे जरूरत नहीं है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो, क्योंकि मैंने सारा का सारा इसका जो सोर्स ऑफ जो इंफॉर्मेशन है वो सारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन WHO से निकाला है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओमिक्रॉन इन द बेसिस ऑफ एडवाइस फ्रॉम द WHO टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप, इट वाज रिपोर्टेड फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। दिस आई हैव told you. These are the countries where the cases have been reported and these cases have been confirmed by the test. ओमिक्रॉन इमरजेंस, ये मैंने आपको बता दिया है कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न कौन होते हैं। ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न वो होते हैं जिनके अंदर म्यूटेशन हो चुकी है और ह्यूमन हेल्थ को जिससे खतरा है। ओमिक्रॉन भी एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है जिसमें कि मैनी म्यूटेशंस हो चुकी हैं जीन में, और इस म्यूटेशन की वजह से वायरस ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। और इसका जो एक विकराल रूप है उसमें देखा गया है, बट अनसर्टेनिटी के साथ ये कहा जा रहा है, उसमें ये देखा जा रहा है कि देयर इज इंक्रीज चांस ऑफ इन्फेक्शन, ट्रांसमिसिबिलिटी, इंक्रीज चांस ऑफ सिवियरिटी एंड रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट। क्या है क्या नहीं है ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, ये सब बातें अनसर्टेनिटी के साथ में अभी कही जा रही है कि इससे जो है री इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे, सीवियर डिसीज होने के चांस है, री इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है, और ट्रीटमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहेगा पेशेंट्स में, ये कुछ अभी सर्टेनिटी के साथ में नहीं कहा जा रहा है। ये एक न्यूज़पेपर से ली गई फिगर है, और जो कि डेटा हमारा जो दिखाता है वो जियासिड और साउथ अफ्रीकन नेशनल हेल्थ लेबोरेटरी सर्विस का डेटा ये शो कर रहा है, ये डायग्राम। ठीक है, हमने देखा था कि जब मार्च में 2020 में कोविड के केसेस आने शुरू हुए थे तब कुछ अलग अलग तरह के वेरिएंट्स निकले थे मार्च में। ठीक है, सडन उसकी वेव आई थी, उसके बाद दूसरी वेव आई, बीटा वेव ऑफ द कोविड वायरस। जनवरी 2021 के आसपास इसकी पीक देखी गई। अभी जो लेटेस्ट 2021 में मई में जो पीक देखी गई उसको डेल्टा पीक हम बोलते हैं कोविड वायरस की। वो डेल्टा पीक तो नीचे आ गई है, बट अब नवंबर में B.1.1.529 जो कि हमारा ओमिक्रॉन वायरस का स्ट्रेन है, इसके केसेस देखने को मिल रहे हैं, और कहा जा रहा है कि ये थर्ड वेव लेके आएगा ये वाला वायरस, जिसका प्रिडिक्शन पहले से ही बनाया जा चुका था। ये हमारा ओमिक्रॉन का वेव आ चुका है या आने वाला है, ये समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट ये डायग्राम क्या दिखा रहा है? इस वाले डायग्राम के बारे में, इस वाले डायग्राम में हम देख रहे हैं
तीन वेव हैं। ये हमारा जो अभी का वेव है ये ओमिक्रॉन वेव, डेल्टा वेव और ये बीटा वेव ऑफ दी कोविड वायरस। ठीक है, तो हमने देखा कि जैसे जैसे दिन गुजरते गए वैसे वैसे ये वायरस बीटा वेव बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसका ग्रोथ बढ़ता जा रहा है। इसी तरह डेल्टा का उससे ज्यादा ग्रोथ है। बट आप इसको देख के क्या पता लगा सकते हो? इसको देख के ये साफ पता लग रहा है कि अभी मतलब शुरुआत में ही इसने कितनी रफ्तार पकड़ी है, इसका ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है। ये डायग्राम दिखाता है कि जो हमारा ओमिक्रॉन वायरस का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा है। और ये क्यों है ये मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, न्यू वेरिएंट इज सो डेंजरस दैट इट स्प्रेड्स थ्रू द न्यूज चैनल वेरी फास्ट इंस्टेड ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ऑब्वियसली क्योंकि सभी को पहले से पता था, प्रिडिक्शन पहले से है कि थर्ड वेव आएगी, तो इसकी न्यूज पहले से ही लोगों को इंतजार है कि कब आएगी कब आएगी। जैसे ही आई तो इसकी न्यूज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से भी ज्यादा बहुत आग की तरह फैल रही है। ठीक है, ओमिक्रॉन ट्रांसमिसिबिलिटी, एबिलिटी टू एस्केप द इम्यून सिस्टम और इम्यून रेस्पॉन्स, इसकी वजह से ग्रोथ रेट में स्पाइक देखा गया है। क्यों देखिए, इम्यून रेस्पॉन्स मतलब कि आप जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन गया, चाहे तो वो नेचुरल इन्फेक्शन गया हो या फिर आपको वैक्सीनेशन के थ्रू इन्फेक्शन गया हो, तो आपकी बॉडी इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करती है टू प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम दैट वायरस। ठीक है, आपने वैक्सीनेशन करा लिया, आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स आ गया, या फिर आपको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ, आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स आ गया, मतलब कि आपकी बॉडी ने सैनिक तैयार कर लिए हैं अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द इन्फेक्शन। आगे कभी भी फ्यूचर में जो इन्फेक्शन होगा तब आपके बॉडी के वो जो सैनिक हैं वो काम करने शुरू हो जाएंगे अब दूसरे वायरस से इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, लेकिन जो हमारा ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी और ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इस वायरस की एबिलिटी इम्यून सिस्टम को, इम्यून रेस्पॉन्स को एस्केप करने की है। मतलब कि आपने वैक्सीनेशन कराया हो तो हो सकता है कि आपका इम्यून जो सिस्टम है उसको ये एस्केप कर जाए और आपको इन्फेक्शन हो जाए। तो इस वजह से इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, करंट पीसीआर टेस्ट टारगेट 3 जीन, दैट इज एन जीन, न्यूक्लियोकैप्सिड, पॉलीसैकेराइड एंड एस जीन स्पाइक प्रोटीन के लिए जो होता है। ठीक है, टू डिटेक्ट द कोविड। ये हमारा करंट पीसीआर टेस्ट करता है, इन जीन्स को टारगेट करता है कोविड-19 के डिटेक्शन के लिए। बट ओमिक्रॉन के केस में क्या है? ओमिक्रॉन के केस में एस जीन टारगेट फेलियर देखा जाता है। इसका मतलब है कि आपका जो टेस्ट है जो डिटेक्ट कर रहा है जीन म्यूटेशंस को, हो सकता है वो एस जीन को टारगेट ना कर पाए, फेल हो जाए, फेल टू डिटेक्ट हो जाए। तो जरूरी नहीं है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस। तो ऐसे केस में ओमिक्रॉन नॉर्मल पीसीआर के जो टेस्ट है, नॉर्मल आरटी-पीसीआर जो टेस्ट है उससे डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। दिस इज नॉट 100% डिटेक्ट कर हो सकता है, बट इन सम केसेस देयर इज पॉसिबिलिटी फॉर एसजीटीएफ, यानी कि एस जीन टारगेट फेलियर। देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर एसजीटीएफ, हो सकता है कि पीसीआर जो है ये फेलियर हो जाए इसमें और ये डिटेक्ट ना कर पाए। ऐसे केसेस के लिए जिसमें डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, ऐसे केसेस के लिए अगर एक टेस्ट है, दूसरा टेस्ट जिसका नाम है थर्मोफिशर टेक-पैक एसे। Therefore, this test can be used as a proxy test for this variant for detection where SGTF is reported. But remember, most of the diagnostic test, that is RT-PCR test, can detect Omicron infection. Okay? Now coming, Omicron वायरस का स्प्रेड जैसे कि बढ़ना शुरू हो गया है और चांसेस है कि इसके जो है केसेस बहुत ज्यादा आने वाले हैं, थर्ड वेव आने वाली है। तो ऐसे केस में ऐसी एक सिचुएशन बन गई है पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज को क्या स्टेप उठाना चाहिए? नंबर 1 क्या आपके माइंड में आता है? अगर मेरी कंट्री, मैं साउथ अफ्रीका हूं, मेरी कंट्री में केस निकले हैं तो सबसे पहले मुझे अपने देश के लिए कानून बनाने चाहिए, साथ में दूसरे देशों को भी ऐसे कानून बनाने चाहिए कि जो पॉजिटिव केस डिटेक्ट हुए हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट ना हो सके, और ऐसे जो है जिन कंट्रीज में इन्फेक्शन नहीं देखा गया है वहां पे ये इन्फेक्शन ना पहुंच सके। तो इंटरनेशनल ट्रेवल गाइडलाइंस आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ में
जिन कंट्रीज में अभी नहीं है या जिन कंट्रीज में ये केसेस आ चुके हैं, दोनों ही कंट्रीज को सर्विलेंस मैकेनिज्म को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए और सर्विलेंस इंक्रीज कर देना चाहिए, ताकि जैसे ही केस डिटेक्ट हो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी जा सके और एप्रोप्रिएट मेजर्स लिए जा सके टू कंटेन द इन्फेक्शन. Also, there is a need to submit the complete genome sequence at publicly available database. Countries जहाँ पे ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग की जा सकती है, ऐसी कंट्रीज को इस वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग करनी चाहिए और उसकी जो रिपोर्ट है वो पब्लिक डेटाबेस पे अपलोड करनी चाहिए, ताकि जो है इस वायरस के बारे में ज्यादा से ज्यादा जाना जा सके. रिपोर्ट द बीओसीज थ्रू द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन मैकेनिज्म. जितने भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न किसी देश में पाए जाते हैं उनको IHR मैकेनिज्म के थ्रू सारे इन तरह के केसेस को WHO को रिपोर्ट करना चाहिए, ताकि वर्ल्ड लेवल पे एप्रोप्रिएट मेजर्स स्टेप्स उठाए जा सके टू प्रिवेंट दिस इन्फेक्शन. कंट्री शुड ऑल्सो कोऑर्डिनेट विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी, जिससे कि वो आपस में गाइडलाइन बना सके, प्लान कर सके कि अब हम क्या कर सकते हैं. They should also perform the investigations and laboratory assessment to improve understanding of potential impact of the VOCs on COVID-19. ठीक है, अभी हमारे पास प्रॉपर इतना डेटा भी नहीं है और इतनी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि जो हमारे VOCs आ रहे हैं, जैसे ओमिक्रॉन आया है वेरिएंट ऑफ कंसर्न ऑफ द COVID-19 वायरस, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, कितनी सीवियरिटी होगी, इतना कुछ नहीं पता है. तो इसलिए हमें फील्ड इन्वेस्टिगेशन, लेबोरेटरी असेसमेंट करने चाहिए, जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इस वायरस के बारे में, VOCs के बारे में ज्यादा बढ़ सके और हमें इसके वायरस के एपिडेमियोलॉजी, सीवियरिटी और इफेक्टिवनेस ऑफ द पब्लिक हेल्थ एंड द सोशल मेजर्स, डायग्नोस्टिक मेथड्स, इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजेशन एंड अदर रेलिवेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके. टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ VOC on COVID-19 regarding epidemiology, severity, regarding effectiveness of public health measure, regarding diagnostic method, immune response and antibody neutralization and other relevant characteristic, इनके बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके. ठीक है, इंटरनेशनल ट्रैवल गाइडलाइन में आपको बता चुकी हूँ. पब्लिक हेल्थ एंड सोशल मेजर्स, जैसा कि पिछली वेव्स में हमने इम्प्लीमेंट किया था, लाइक आइसोलेशन, क्वारंटीन, मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, इम्प्रूव्ड वेंटिलेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशियस डाइट एक्सेट्रा, उस सब पे हमारा फोकस कंटिन्यू होना चाहिए, ताकि जो भी वेव आए वो मेजर्स हम पहले से ले रहे हो और इस वेव के से हम लोग बच पाए. साथ में इंडिया के लिए हमारा ओमिड वेरिएंट स्केयर, केजरीवाल ने PM मोदी को अर्ज किया है कि वो अफेक्टेड कंट्री से फ्लाइट्स को रोक सके. थैंक यू सो मच.